हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने वर्क एनर्जी पावर के 5वें लेक्चर पे। और ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें मैं जो पॉइंट्स और रूल्स बताऊंगा उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना, एक एक पॉइंट को बेसिक से फॉलो करना और उसको छोड़ना मत। एक एक पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका हर एक सवाल आसानी से बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी में बोलूँगा, पहला देखो पॉइंट लिखा रहा हूँ। Potential energy is basically the energy possessed by the position of the particle. देखो, the energy possessed due to virtue of its position of पार्टिकल। तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड थिंग, इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल ओनली। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर होल सिस्टम। इट इज डिफाइंड फॉर होल सिस्टम, नॉट फॉर पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखते जाना। चौथा पॉइंट है, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल absolutely. We need reference line और पॉइंट। ठीक है। अब देखो, मैं समझाता हूँ एक चीज। पहला जो मैंने बोला कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है और कोई पार्टिकल मास m का यहाँ पे हाइट h पे है। सपोज किस हाइट पे है, h पे है। तो ये जो एनर्जी प्रोसेस करेगा, ये कुछ एनर्जी प्रोसेस करेगा, वो एनर्जी प्रोसेस करेगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका पोजीशन क्या है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर है। तो मैंने क्या बताया कि एनर्जी प्रोसेस बाय पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो ये देखो, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन जो मैंने बताया वही ये जो एनर्जी कैरी कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन विच इज हाइट h above द ग्राउंड। सेकेंड थिंग, इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखो, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है कौन सा, नीचे की तरफ mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। थर्ड थिंग, इट इज डिफाइंड फॉर होल सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पूरे सिस्टम के लिए, मास m और ये ग्राउंड अर्थ जो है ये पूरा एक सिस्टम है। ये जो है एक सिस्टम है, दिस इज सिस्टम। ये पूरे सिस्टम के लिए डिफाइंड है, ठीक है। एक इंडिविजुअल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते। अगर आप ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो बताएंगे तो उसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी मास m का बताएंगे।
चौथा पॉइंट है, वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एब्सोल्युटली। इसका आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते हो, आपको एक रेफरेंस चाहिए, किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। सपोज मान लो इसका मैं इस ग्राउंड को रेफरेंस मान रहा हूँ, इस ग्राउंड को मैं क्या बोला, रेफरेंस मान लिया, और ग्राउंड को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इस मास m का जो मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो उसका मैं सपोज बोल रहा हूँ u। तो ये जो u है, ये पोटेंशियल एनर्जी u है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड को रेफरेंस लाइन मानकर, जहाँ पे सपोज मैंने मान लिया u इक्वल टू 0 है, यहाँ पे u इक्वल टू अगर सपोज 5 आया, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेफरेंस में है। ग्राउंड के रेफरेंस में सपोज ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी 0, तो मेरे मास m का पोटेंशियल एनर्जी 5। जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हो, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन आप करते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हो आप, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हो, एक्स एक्सिस पे अगर आपका पार्टिकल है सपोज 2,0 पे, और ये 0,0 है, तो ये ओरिजिन क्या है आपका, बेसिकली ओरिजिन जो है वो आपका क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस है। तो ओरिजिन रेफरेंस है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप किसी भी पार्टिकल का पोजीशन डिटरमाइन करते हो। तो वैसे ही किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, और उस रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलते हैं, 0। उस रेफरेंस का हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड वी कीप यूजुअली कीप द पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट टू बी 0, रेफरेंस पॉइंट टू बी 0, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स on any object is equal to change in its potential energy, negative change in its potential energy, negative change in its potential energy, negative change in its potential energy। देख रहे हो माइनस डेल्टा यू लिखा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू मतलब यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या है, माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव, ठीक है। इस माइनस को इधर ले लिया, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में लिख रहा हूं F डॉट डी एस, ठीक है। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज F डॉट डी एस। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी से कंजर्वेटिव फोर्स मैं डिनोट कर रहा हूं, समझ में आई बात। तो अब इसको हम यूज करके दो पोटेंशियल एनर्जी जो बेसिक हमें यूज होते हैं उनको हम निकालेंगे। पहला जो है वो देखो, पहला जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये देखो इसको कैसे, सपोज ये है ग्राउंड और यहां पे था मास m, ये था मास m। अभी मैं इसको ऊपर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और इसको धीरे धीरे करके ऊपर ले गया, ऊपर लेके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे मास m पे, ठीक है, मास m पे। तो अब मैंने क्या बोला, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, ग्रेविटी mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और कितना हाइट ऊपर लेके गया मैं, h हाइट, कितना हाइट, h हाइट लेके गया, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ग्राउंड को रेफरेंस, और रेफरेंस को मैंने ग्राउंड को रेफरेंस बोला, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी सपोज U है, तो U मुझे निकालना है। तो U कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया डेल्टा U क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो डेल्टा ऑफ U फाइनल
माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या कितना होगा, mg नीचे की तरफ, h ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो कितना वर्क होगा माइनस mgh। सर ये आप पढ़ा चुके हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh, तो माइनस माइनस प्लस u इनिशियल ये है, u इनिशियल कितना है 0 है, u फाइनल क्या है u है, तो u इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस mgh। तो आप देख रहे हो कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई एट हाइट h, वो कितनी निकल के आई mgh। तो अगर कोई मास m हाइट h पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh। ठीक है, अब हम आते हैं किस चीज़ पे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो जो भी फिजिक्स में है ना, आप दो ही जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस ज़्यादा पाओगे, वो है एक तो स्प्रिंग फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक तीसरा आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही तीन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही तीन फोर्स मेनली जो है जिसके कारण हम जनरली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, जो कि हम फिजिक्स में जनरली पाएंगे। इन तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा हम कंजर्वेटिव और दूसरा कोई कंजर्वेटिव फोर्स जनरली पाते ही नहीं है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अब हम निकालेंगे। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। तो स्प्रिंग का देखो, सपोज ये रहा था मेरा स्प्रिंग ये था, ठीक है, ये इसका एंड ये था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना शुरू किया। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाई करना शुरू करूँगा, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। कैसे, कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से। किससे अप्लाई, कितना एक्सटेंड कर दिया, x डिस्टेंस से। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल कितना एक्सटेंड किया, x एक्सटेंशन लिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा फोर्स जनरेट होता है, स्प्रिंग में कौन सा फोर्स जनरेट होता है, जब स्प्रिंग फोर्स पढ़ा रहा था तो kx जनरेट होता है सर, स्प्रिंग फोर्स kx जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है kx। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन, डेल्टा यू इज व्हाट, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो डेल्टा यू, अब मैं इसके नेचुरल पोजीशन, ये कौन सा था, नेचुरल पोजीशन, इस पोजीशन पे यू इनिशियल बोल रहा हूँ, रेफरेंस मान ले रहा हूँ 0, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस पोजीशन, नेचुरल पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये मैं बोल रहा हूँ u फाइनल। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है भाई, तो हाफ के, बताया था स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है, यही करता है। तो x इनिशियल कितना है, इनिशियल कंप्रेशन या एक्सपेंशन 0, x फाइनल इज व्हाट x, तो u इनिशियल भी 0 है, तो u फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस हाफ के माइनस ये 0 माइनस x फाइनल कितना है, x है x स्क्वायर। तो u फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई वो हाफ के x स्क्वायर निकल के आई, हाफ के x स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो स्प्रिंग का रहेगा, अगर x डिस्टेंस से स्ट्रेच रहा नेचुरल पोजीशन से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, हाफ के x स्क्वायर। और ये दोनों चीज़ें एकदम आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, दोनों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड बाय x और बाय कंप्रेस्ड बाय x। ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, इस केस में मैंने एक्सटेंशन दिखा है, कंप्रेस्ड भी रहता अगर x नेचुरल पोजीशन से, देखो यहाँ से अगर मैं इसको नेचुरल पोजीशन से कंप्रेस भी कर दिया रहता, ये था, अगर नेचुरल पोजीशन से मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, कितने से, x से, ये था नेचुरल पोजीशन, और इसको मैं क्या किया, कंप्रेस कर दिया x से, तो उस केस में भी यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यहाँ पे u फाइनल, और यहाँ पे तो u इनिशियल क्या था, रेफरेंस पोजीशन पे या नेचुरल पोजीशन पे क्या था, 0 था। तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल आएगा विच इज ऑल्सो हाफ के x स्क्वायर। ये केस है कंप्रेशन का, और ये है
कंप्रेशन का, और ये है एक्सपेंशन का। तो दोनों केस में जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले एक और पार्ट देख लें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रहा है तभी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इफ मैं केस लिख रहा हूं, देखो, if work done by external force is what, 0, and work done by non conservative force is what, 0। अगर दोनों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, मतलब ये अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, अगर अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, देखो, ये 0, ये भी 0, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, डेल्टा के। अब इसको मैं राइट हैंड साइड में, डब्ल्यू सी को मैं राइट हैंड साइड में, डेल्टा के माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस डब्ल्यू सी, अब डब्ल्यू सी क्या होता है भाई, डब्ल्यू सी क्या होता है, वो डब्ल्यू सी होता है सर माइनस डेल्टा यू, यही होता है। तो डेल्टा के माइनस डब्ल्यू सी की जगह डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा के क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 0। तो के आई और यू आई को उस साइड ले जाता हूं, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तभी लगा पाओगे जब ये वाला कंडीशन वैलिड रहेगा। ये वाला कंडीशन जब वैलिड रहेगा तभी आप लगा पाओगे, क्या लगा पाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It is conserved when external force and non conservative forces are absent. Conservative forces are absent. ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज अगर नहीं रहेगी तब हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाएंगे। समझ में आई बात। तो अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखो, फिगर shows a smooth curved surface track terminating in a smooth horizontal part. A spring constant इतना 400 Newton per meter is attached at one end of a wedge fixed rigidly with the horizontal part. A 40 ग्राम मास, ये कितना है मास इसका, 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। ठीक है, मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट 4.9 मीटर
on the curved surface find the maximum compression of the spring, maximum compression। तो मैं जब स्प्रिंग का पढ़ा रहा था, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के बारे में पढ़ा रहा था, मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? मैक्सिमम कंप्रेशन, कंप्रेशन और इलोंगेशन, इलोंगेशन तब होता है, कब होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कब होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे मेरा वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। वेलोसिटी जीरो होता है, मोमेंटरीली जीरो होता है, मोमेंटरीली जीरो होता है, मोमेंटरीली जीरो होता है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे नेट फोर्स मेरा लेकिन नहीं जीरो होता है। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इतना कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो, अब यहां से ये जो है इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ठीक है, और दूसरा फोर्स लगेगा नॉर्मल। ठीक है, अब ये बताओ इस ब्लॉक मास m पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं। तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, मतलब एफ नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू जीरो। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा, अप्लाइंग, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। तो इस हाइट h पे मेरा, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, इसको रेफरेंस मान लिया ग्राउंड को, और यहाँ पे मैं रेफरेंस मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ब्लॉक m इज व्हाट? जीरो यहाँ पे। और हाइट h पे कितना होगा? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना? mgh, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? यहाँ पे आके कंप्रेस करेगा, देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, और ये यहाँ से आते हुए, ये देखो ऐसा है, ये यहाँ से ब्लॉक आएगा इस पे। ठीक है, ये देखो ऐसा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये ब्लॉक आएगा यहाँ पे, और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। ठीक है, अब स्प्रिंग को कंप्रेस करें, मैं थोड़ा इसको अच्छे से बना लेता हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको क्या किया, मैं सब कुछ लाइन में बना रहा हूँ। देखो यहाँ से ये है, और इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ से ये ब्लॉक ऐसे ऐसे छिटकते हुए आएगा, और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके ऐसा कर दिया। ठीक है, ये तो दीवार है, कंप्रेस कर दिया। कितने से? ये नेचुरल पोजीशन था, ये क्या था? नेचुरल पोजीशन था, नेचुरल पोजीशन था। और यही मेरे स्प्रिंग के लिए क्या है? रेफरेंस पोजीशन भी है स्प्रिंग के लिए। तो कितने से कंप्रेस हुआ? सपोज x से। तो यहाँ पे मेरे मास का वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन पे मैंने क्या बताया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मेरा वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसका? स्प्रिंग का। स्प्रिंग का कितना होगा? हाफ के, कितने से कंप्रेस हुआ है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब इसको इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे तो क्या आया? mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना है? अंडर रूट 2mgh बाई के, अंडर रूट 2mgh बाई के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, मास कितना है? मास कितना है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, इंटू जी कितना है? 9.8, इंटू एच कितना है? 4.9 बाई के कितना है?
400 न्यूटन, 400 है, ठीक है। तो जब इसको आप कर लोगे तो देखो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो 2 इंटू 40 तो ऊपर रख देता हूँ, नीचे में 1000 लिख देता हूँ इंटू 400, और ये जी की 9.8 की जगह मैं ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, तो 10 इंटू 4.9 इज व्हाट 49, ठीक है। ये 40 से गया 100 गया, ठीक है। और देखो, और यहाँ से ये गया यहाँ से मैं क्या किया 1/100 ऐसे लिख लिया, ये 100 और ये 100 इंटू 100 कर लिया, और ऊपर में 2 है 2/10, ये एक ज़ीरो यहाँ लिख लिया इंटू 49। तो ये देखो ये आ गया, ये 49 का स्क्वायर रूट 7, 100 का स्क्वायर रूट 10, फिर ये 100 का स्क्वायर रूट 10 इंटू अंडर रूट 2/10, अंडर रूट 2/10 इज व्हाट 1/5, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये कुछ आता है कितना 9.8 सेंटीमीटर, कुछ 9.8 सेंटीमीटर के आसपास आता है, 9.8 सेंटीमीटर आएगा। ये समझ में आई बात, 9.8 सेंटीमीटर आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो, ठीक है। तो अब देखो, अब जो मेरा बेसिकली कहने का मतलब था, कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट बस यही था कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी लगा सकते हैं जब आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर आपने लगा लिया, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अब देखो, अब ये लगाने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। Figure 8W9 shows the loop track of radius r. A car without engine start from a platform at a distance h above the top of the loop and goes around the loop without falling off the track. Find the minimum value of h for a successful looping. अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। कैसे, इस वाले कार का सपोज मास एम है, तो इस मास एम पे क्या फोर्स लग रहा है, एक mg, और यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल। अब एक चीज़ बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सर। क्यों? क्योंकि इंजन ही नहीं है। इंजन है तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं, कहीं से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल। अब क्या है, यहाँ से ये जैसे ही मास mg है, ये कार नीचे आएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये अंदर जाएगा और फिर ऐसे घूमना शुरू करेगा, ठीक है। ये ऐसा घूमना शुरू करेगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे देखो, अगर इस पोजीशन पे वो नीचे गिरता नहीं है, और ये देखो इस पोजीशन पे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर इस पोजीशन पे वो नहीं नीचे गिरता है तो ये कंप्लीटली ऐसे घूम के आ जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे नॉर्मल भी सेंटर की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में लगेगा और mg भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों चाहेंगे कि ये नीचे की तरफ गिरा है, और इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर यहाँ पे नहीं गिरा तो कहीं नहीं गिरेगा, ये लूप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये हाइट h निकालना है, तो हाइट h निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकाल लूँगा तो मुझे h और वेलोसिटी में जब निकाल लूँगा तो h कैसे निकालूंगा? h निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे
मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को जब मैं बराबर करूंगा तो n प्लस एम जी इज इक्वल टू वट एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन का, पढ़ा चुका हूं मैं। तो n प्लस एम जी, तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए, जस्ट सपोज वहां पे नॉर्मल जीरो हो गया, मतलब जस्ट नॉर्मल जीरो हुआ है, मतलब कि कार ने वहां पे अपना कॉन्टैक्ट जस्ट लूज किया है, एकदम थोड़ा है, नॉर्मल की वैल्यू सपोज जितना छोटा समझ सकते हो उतना छोटा समझ लो, जस्ट लूज करने ही वाला है ऐसा समझ लो। तो उस केस में मेरा एच का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से मेरा जो जी की वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या आया वैल्यू जी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, मास एम, इसको मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ, तो इसको रेफरेंस बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे यू जीरो, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे यू हाइट एच पे क्या होगा एम जी एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है इनिशियल जीरो, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इस हाइट पे इस पे पहुंच जा रहा है, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से एम गया, तो यहाँ से जी एच जो आया वो क्या आया, 2gh क्या आया वी स्क्वायर आया, 2gh क्या आया वी स्क्वायर, और यहाँ से वी स्क्वायर क्या आया आर जी। ठीक है, तो इसको 1 ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको 1 ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये देखो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी और वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो दोनों को बराबर कर दूंगा, इक्वेटिंग, ये जो है सेकेंड है, इक्वेटिंग 1 and 2, तो 2gh इज इक्वल टू वट आर जी, यहाँ से g से g गया, h इज इक्वल टू वट r बाई 2। तो इतना तो मिनिमम हाइट चाहिए ही, h मिनिमम जो चाहिए r बाई 2 तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे पहुँचने के लिए। अगर h मिनिमम इतना चाहिए, मतलब h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r बाई 2 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा यहाँ पे लूप कंप्लीट कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे h इज लेस देन r बाई 2 होगा तो ये नॉर्मल जीरो होगा ही नहीं, नॉर्मल जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। h इफ h इज लेस देन r बाई 2 देन normal will be equal to 0 and car will fall off the surface, ठीक है, ऑफ द सरफेस, ठीक है। सपोज मैं देखो h इक्वल टू आर बाई 3 ले रहा हूँ, समझने के लिए आपके, तो h इक्वल टू आर बाई 3 अब इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, सपोज इस वाले इक्वेशन में, तो नॉर्मल प्लस एम जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखो वी स्क्वायर बाई आर यही है, नॉर्मल प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh है, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो 2gh की वैल्यू क्या है r बाई 3, तो रख दो यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह, तो नॉर्मल प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर की जगह क्या है 2g r बाई 3, नीचे में r है, r से r गया, विच इज इक्वल टू वट 2mg बाई 3, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, 2mg बाई 3 माइनस mg, जो कि कितना आएगा -mg बाई 3, तो नॉर्मल निगेटिव हो गया, मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल निगेटिव हो गया मतलब कि जो कार है वो सरफेस को छोड़ चुका है, तो इससे आपको पता चला कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने h की वैल्यू r बाई 3 ली, मतलब कि r बाई 2 से कम ली, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है फॉल कर गया, सरफेस छोड़ दिया, नॉर्मल क्या गया निगेटिव आ गया। नॉर्मल निगेटिव होने का मतलब ही ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है सरफेस छोड़ चुका है, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू
नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल निगेटिव है मतलब कि सरफेस छोड़ चुका है। तो बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जो है क्वेश्चन कर लिया और कॉन्सेप्ट जो है हमने इस पे देख लिया। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ। वर्टिकल मोशन का जो वर्टिकल सर्कुलर लूप जो मोशन होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए, या हाफ लूप कंप्लीट करने के लिए, या क्वार्टर ऑफ द लूप कंप्लीट करने के लिए। तब तक से आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इन कॉन्सेप्ट को समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। अगर इन पॉइंट को समझ गए तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।